नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। अक्सर लोग पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट खाते में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि दोनों ही नाम एक ही खाते के हैं, तो कुछ ने पीपीएफ खाते के बारे में सुना ही नहीं होता है। अगर आप भी दोनों खातों में फर्क नहीं जानते हैं कि किस खाते की क्या भूमिका है और क्या क्या सुविधा है, तो आज के शो में हम आपकी तमाम उलझनों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें हमारा साथ देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के शो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीएफ और पीपीएफ खाते में क्या फर्क होता है, क्या क्या इनकी बारीकियां हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको शो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारा ये शो ट्विटर और फेसबुक पर लाइव है, जहां पर आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर पीपीएफ या पीएफ खाते से जुड़े कुछ भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो आप चाहें तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल हमें भेजिए। पंकज मटपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो पंकज जी, शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि पीएफ खाता क्या होता है। देखिए, जिसको हम पीएफ बोलते हैं बेसिकली वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफ। तो ईपीएफ जो होता है वो एम्प्लॉयज के लिए है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो पीएफ के मेंबर बनते हैं। और जहां पर ये पीएफ की सुविधा है, पहली बात यह है कि जिनकी सैलरी पर मंथ 15,000 रुपीज तक है, वो पीएफ के मेंबर कंपल्सरली मैंडेटरी बनते हैं। उससे ऊपर अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उस केस में ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के कंसेंट के ऊपर है। अगर दोनों चाहते हैं तो वो भी पीएफ के मेंबर बन सकते हैं। और एक बार जब आप पीएफ के मेंबर होते हैं तो आपकी सैलरी में से 12% आपका जो बेसिक और डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, उसका 12% आपका कटता है, वो जमा होता है आपके अकाउंट में। और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर भी करता है। आप जब ईपीएफ के मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस और ईडीएलआई जो कि इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, उसके मेंबर बन जाते हैं। जबकि जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो कोई भी नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक, चाहे वो सैलरीड है या अपना बिजनेस है, इवन जो लोग ईपीएफ के मेंबर हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी एडिशनली पीपीएफ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो सभी के लिए है, ईपीएफ जो है वो सिर्फ वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए है। तो पीपीएफ की अगर पंकज जी बारीकियों की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि पीएफ जो है वो वेतन धारकों के लिए होता है जो सैलरीड क्लास होती है, लेकिन पीपीएफ में क्या कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है, और पीपीएफ की तमाम बारीकियां क्या है? पीपीएफ में कोई भी खाता खुलवा सकता है, अपने नाम पर या स्पाउस, चिल्ड्रन, माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट अपना अकाउंट खोल सकता है। एनआरआई के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, किसी ने अगर अकाउंट खोला हुआ है और सब्सिक्वेंटली एनआरआई बन गया तो उसको कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इसमें अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बिल्कुल, तो रेजिडेंट इंडियन जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम मोटा फर्क की बात करें तो पीपीएफ और पीएफ, इन दोनों में और क्या क्या अंतर रहता है? जैसे मैंने बताया, ईपीएफ जो है, जो पीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, वो क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए है, वहाँ पर कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी होता है। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी 12% करता है। लेकिन उस 12% जो एम्प्लॉयर करता है उसमें से 8.33% आपके 15,000 रुपीज़ का 8.33% वो ईपीएस में चला जाता है, जिसके ऊपर आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है। लेकिन जो पीपीएफ है वहां पर आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होता है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर साल का वो 500 रुपीज़ है, 500 रुपये है, और मैक्सिमम आप एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक ही लमसम में भी कर सकते हैं और हर महीने या कैसे भी आप 12 किस्तों में भी उसको कर सकते हैं। आपको 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम करना है। क्या दोनों के लिए ब्याज दर जो है वो बराबर रहती है या दोनों की ब्याज दर अलग अलग होती है? ब्याज दरें अलग अलग हैं। जहां तक ईपीएफ का सवाल है, उसका हर साल सरकार उसको अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है, और अभी की जो मौजूदा दर है 8.65% है। लेकिन जहां तक पीपीएफ का सवाल है, ये
क्वार्टरली इसको रिव्यू किया जाता है और अभी जो दर है वो 8% की है। तो पीपीएफ का जो ब्याज है वो कम है। हाँ, दोनों में एक चीज समानता है कि जो इंटरेस्ट होता है आपको जो मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं पे करना होता है। तो एक तो ये है कि जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो या पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन हो, वो इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको टैक्स में छूट दिलाता है। आप अपनी इनकम में से जो कंट्रीब्यूट करते हैं 1.5 लाख की लिमिट के अंदर, उसको अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं। तो आपको टैक्स में एक तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर फायदा मिलता है, और दूसरी बात जो ब्याज मिलता है वो आपको इनकम में नहीं जुड़ता, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है पीपीएफ के इंटरेस्ट के ऊपर। ईपीएफ का इंटरेस्ट अगर 5 साल के बाद, मतलब मिनिमम मेंबरशिप की 5 साल की हो गई, उसके बाद में अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं पे करना होगा। हाँ, अगर 5 साल की मेंबरशिप से पहले, मतलब आपने जॉब छोड़ दिया 5 साल करने से पहले ही और एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया, आप उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं अपने प्रोविडेंट फंड में से, तो वो आपका अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों में क्या क्या अंतर है ये आपने अच्छे से समझ लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीएफ खाता धारक होते हैं पंकज जी जिनको ना इनकी तमाम बारीकियां नहीं पता होती हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि पीएफ खाते के साथ साथ उन्हें और क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि फायदे मिल रहे हैं। तो जरा उन्हें ये भी समझाइए कि क्या क्या फायदा रहता है पीएफ खाते के साथ। देखिए, मैंने जैसे अभी पहले भी जिक्र किया, पीएफ में जब अकाउंट आपका ओपन होता है, जब मेंबर बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये जो है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट है, तो यहाँ पर आपके पीएफ के साथ साथ ईपीएस मतलब एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के भी आप मेंबर बन जाते हैं, और ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, तो आपको वो भी एक फायदा होता है। तो आप जब पेंशन के मेंबर बन जाते हैं तो जब एक तो आपने जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो रिटायरमेंट के वक्त आपको लमसम पैसा आपका मिलेगा, प्लस क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन या आपके एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है ईपीएस के लिए, उस पर आपको पेंशन मिलेगी। और पेंशन ऐसा है कि जो आपके लास्ट सैलरी होगी उस टाइम पर, जो पेंशनेबल सैलरी होगी, उसके बेसिस पर, ये नहीं कि आप अपना कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना पैसा उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बजाय जो आपकी लास्ट सैलरी होगी, पेंशनेबल सैलरी होगी, उस पर आपको पेंशन मिलेगी। तो अगर आपने 58 ईयर्स तक जॉब किया, सुपर एन्युएशन अचीव किया, तो आपको 2 ईयर्स और ऐड हो जाते हैं उसके ऊपर, और एक फॉर्मूले के तहत आपको पेंशन मिलती है। और पीपीएफ जो है वो 15 साल का अकाउंट है। फॉर्मूला जो है ये तो बिल्कुल पंकज जी ने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन पंकज जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस बीच में एक दिलचस्प सवाल जो है हमारे एक व्यूअर का आया हुआ है फेसबुक के जरिए। पूजा राजपूत है, ये जानना चाहती हैं कि कंपनियां क्या दोनों चीजें डिडक्ट कर सकती हैं, पीएफ और पीपीएफ दोनों के लिए पैसा काट सकती हैं? देखिए, पीपीएफ एम्प्लॉयर डिडक्ट नहीं कर सकता है, वो एक वॉलंटरी अकाउंट है, आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर सिर्फ आपका जो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या जिसको शॉर्ट में हम पीएफ कहते हैं, सिर्फ उसी का आपको मेंबर बनाएगा और उसके लिए आपका डिडक्शन करेगा। पीपीएफ जो है वॉलंटरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप ईपीएफ के साथ पीपीएफ अकाउंट भी रखना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, कुछ प्राइवेट बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे बैंक्स में भी ऑनलाइन अकाउंट खोलने की भी सुविधा है और आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एक बार अकाउंट खोला तो 15 साल का अकाउंट होता है, मिनिमम आपको 15 साल चलाना होगा। 15 साल के बाद उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5-5 साल के ब्लॉक में, क्योंकि जो जल्दी शुरुआत करते हैं अपने जॉब लगने के बाद, वो क्योंकि आगे भी चाहते हैं जब तक रिटायर नहीं होते तब तक कंट्रीब्यूट करते रहें या उसको आगे चलाएं, तो उनके लिए सुविधा है कि एक बार अकाउंट खोला मिनिमम 15 साल और उसके बाद 5-5 साल के ब्लॉक में जितने लंबा आप चाहें इसको चला सकते हैं। और इसमें आपको लोन और विड्रॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। बिल्कुल, लोन और विड्रॉल की सुविधा जो है वो भी आपको पीपीएफ के साथ मिलती है। लेकिन हम वापस चर्चा करते हैं पीएफ खाता धारकों के लिए। जैसा कि आपने तमाम फायदे गिनवाए, अगर सबसे पहले बात की जाए मुफ्त बीमा की, तो मुफ्त बीमा जो है वो तमाम क्या पीएफ खाता धारकों को मिलता है और कितने रुपए का ये बीमा होता है? बिल्कुल, ये सभी के लिए मिलता है। एक तो ये है कि इसमें ईडीएलआई जो मैंने बोला, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, वो है जो कि आपके खाते में कितना बैलेंस है उस पर निर्भर करता है, लेकिन वो अमाउंट काफ़ी छोटा होता है। लेकिन आजकल मोस्ट कंपनीज क्या कर रही हैं, वो जो कंट्रीब्यूट करना होता है उससे आपका एक ग्रुप इंश्योरेंस बाय कर लेती हैं।
तो क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम काफ़ी कम होता है और कंपनीज को सुविधा है वो अपनी मर्जी से अगर चाहें तो ईडीएलआई का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के पैसे से ग्रुप इंश्योरेंस कवर बाय कर सकती हैं। तो आजकल ज़्यादा करके कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस बाय कर रही है उस पैसे से। और ग्रुप इंश्योरेंस में जो कवर होता है, क्योंकि उसमें यह निश्चित है कि आपको प्रीमियम जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना देना है, तो उस कंट्रीब्यूशन से जितना ज़्यादा आपको वो इंश्योरेंस बाय कर सके उतना कर सकती हैं। तो आपको कितना कवर मिलेगा ये निर्भर करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने किस हिसाब से प्लानिंग की हुई है, वो वेरी करेगा। बिल्कुल, तो मुफ्त बीमा कैसे आपको फायदा मिल सकता है ये तो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। लेकिन इस बीच पे पंकज जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। महेंद्र सिंह बिष्ट जुड़े हैं हमारे साथ। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये रिलेटेड था। मेरा एक्चुअली सर मेरा एक यूएन अकाउंट था, जो स्टार्टिंग में जो मैं जिस कंपनी में जो फर्म में मैं काम कर रहा था उसमें मेरा एक यूएन अकाउंट और मेरा पीएफ अकाउंट बना गया। वो कंपनी मैंने सर 2017 में लेफ्ट कर गया था। विद इन 1 साल में मैंने वहाँ काम करा और मेरा पीएफ भी कट रहा था, मुझे मैसेज और इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी। बट हुआ क्या सर, वो कंपनी बंद हो गई। बट मैं जो दूसरी कंपनी में था वो वहाँ पे मैंने अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंटली, मैंने वही यूएएन नंबर यहाँ पे दिया और मेरा ये वाली कंपनी का जो पीएफ कटता है वो उसी अकाउंट में कट रहा है। बट सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि बीच में मेरे को हुआ क्या था, मुझे एडवांस में कुछ पैसा चाहिए था कुछ अर्जेंट के लिए। तो मैंने एक इनिशिएट करा कि मैं यहाँ से पैसा निकाल लेता हूँ अपने पीएफ अकाउंट से, जो मेरे पुराने वाला अकाउंट चल रहा है उसमें से, जो मेरी पुरानी कंपनी। और उसमें भी कुछ अमाउंट हो गया था विद इन जितना मेरे को अमाउंट निकालना था, और उस मतलब उतना जितना अमाउंट मेरे को निकालना था उससे मतलब बेसिक अमाउंट मेरे को निकालना था, बट अमाउंट था उसमें निकालने के लिए। तो मैंने सर वो इनिशिएट करा और मेरा अमाउंट विद इन 2-3 दिन में मेरे अकाउंट में आया भी। बट सर वो मेरे पुराने वाले जो पीएफ अकाउंट था उसमें से ना करते हुए मेरी जो प्रेजेंट वाली जो मेरा पीएफ अकाउंट है उसमें से कटा। मुझे ये समझ नहीं आया सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन रेज करा था कि मेरे को इसका कुछ आइडिया मिल पाया कि ये ऐसा क्यों हुआ। जी बिष्ट जी ऐसा तो है कि पहले रकम जो है ये ऑनलाइन नहीं निकाल पा रहे हैं। बिल्कुल बिष्ट जी, पहले ऐसा होता था कि आप अपना जो पहले एम्प्लॉयर ने आपको डिडक्ट किया था, जो पहले मेंबरशिप थी, उस पैसे को आप ट्रांसफर करते थे फॉर्म 13 भर के। लेकिन अभी क्योंकि कंपोजिट फॉर्म भरा जाता है, तो आपने अगर अपना नंबर यहाँ पर दिया था तो आपको हो सकता है उसी के साथ में आपने कंपोजिट फॉर्म भरा होगा, आपका जो पैसा जो कंट्रीब्यूशन पहले था वो बैलेंस भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गया होगा। अगर आप अपनी पासबुक देखें, क्योंकि पासबुक आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, अगर आप अपनी पीएफ की पासबुक देखेंगे तो उसके अंदर आपको अपने मेंबरशिप नंबर के साथ ये दिखाई देगा कि किस तारीख को वो पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। तो होना तो ये चाहिए कि आपका पहला पैसा भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और जब विड्रॉल किया आपने तो आपका जो टोटल बैलेंस था, पहले का बैलेंस और अभी का, उसमें से पैसा विड्रॉ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी तकनीकी कारण से आप ऐसा समझते हैं कि वो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है यहाँ पर और आपने विड्रॉ किया वो सिर्फ यहाँ से हुआ है, तो एक ही तरीका है कि आप ईपीएफओ को अप्रोच कीजिए। आपके यहाँ पर रीजनल ऑफिस होगा। अगर ऑनलाइन में आपको सुविधा नहीं मिल रही है या फ़ोन के ऊपर नहीं हो रही है तो वहाँ पर रीजनल ऑफिस में सेवा केंद्र हैं। आप सेवा केंद्र पर आप पीआरओ को मिलिए, वो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका पैसा कटा है, वो आप बोल रहे हो कि आपको पहले से मैसेज भी आया करते थे, तो या तो पैसे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप पीआरओ को मिलिए, वहाँ पर सेवा केंद्र पर आपको मदद करेंगे और आपका पैसा कंपोजिट फॉर्म भर के वहाँ से पहले अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पंकज जी एक सवाल हमारे पास और फेसबुक के जरिए आया हुआ है अश्वनी पुंज का, उसे भी शामिल कर लेते हैं। अश्वनी पुंज सूरत से हमें लिख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने सीपीएफ जो है वो विड्रॉ नहीं किया है और 3 साल तक जो है वो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक वो डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद जो है विड्रॉ कर सकते हैं, और लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर जितना भी उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा क्या उस पर किसी तरह का कोई टैक्स लगेगा या नहीं। बिल्कुल, ईपीएफ का अगर विड्रॉल करते हैं, मैंने जैसे बताया था 5 साल की मेंबरशिप अगर हो गई है तो उसके बाद वो जो पैसा विड्रॉ करते हैं वो टैक्स फ्री है, आपको कोई टैक्स उस पर नहीं देना होगा। बिल्कुल, तो किसी भी तरह का कोई भी टैक्स जो है वो आप पे नहीं देना होगा, आपको नहीं देना होगा। लेकिन एक चीज और पंकज जी मैं जानना चाहती हूँ कि पीएफ खाते में हम कितने समय तक पैसा रख सकते हैं, कि कोई व्यक्ति जो है वो 15 साल या अगर 20 साल तक पैसा उसके अंदर रखता है, बनाए रखता है और निष्क्रिय खाता है, तो क्या उस पर ब्याज जो है वो मिलता जाएगा।
बिल्कुल, देखिए 15 साल का अकाउंट होने के बाद में आपको दो चॉइस मिलती हैं कि आपको आगे उसको जो एक्सटेंड करना है उस बीच में कंट्रीब्यूशन करना है कि नहीं करना है। मतलब पहले 15 साल जो है वहाँ पर तो आपको मिनिमम 500 रुपये हर साल आपको उसमें डिपॉजिट करना ही होगा, लेकिन 15 साल के बाद दोनों चॉइस हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ उसको एक्सटेंड कर दें 5 साल के लिए, आपको कुछ भी पैसा उसमें निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कंट्रीब्यूट भी करें तो एक फॉर्म H आपको सबमिट करना होगा। आपका जब मैच्योर होता है आपका पीपीएफ अकाउंट, उसके 1 साल के अंदर आपको फॉर्म H सबमिट करना होता है। आपने फॉर्म H सबमिट कर दिया, इसका मतलब आप एलिजिबल हैं हर साल उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो फिर वो जो 5 साल एक्सटेंड होगा उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। की तो बात हो गई, लेकिन अगर यही सवाल मैं पीएफ के लिहाज से पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति का 15-20 साल तक निष्क्रिय अकाउंट जो है वो है, तो क्या उसमें जमा रकम पर उसे ब्याज मिलता रहेगा? जी, अभी उसमें भी पहले उसमें ऐसा था कि अगर वो 3 साल तक निष्क्रिय रहा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें अभी ब्याज मिलता है। तो अगर आप 15-20 साल तक भी रखेंगे पैसा तो उसके अंदर आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन हाँ, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि 5 साल से ज्यादा अगर निष्क्रिय आपका खाता है तो उस पर आपको बाद में टैक्स जो है वो जरूर चुकाना पड़ेगा जब आप पैसा निकालेंगे। लेकिन अगर हम बात करें पीएफ खाता धारकों के लिए पैसा निकालना जो है वो कितना आसान रहता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा था पहले की अगर बात की जाए तो एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के चक्कर लगाते रह जाते थे, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करा निकालना ये बड़ी मुश्किल से एक प्रक्रिया लगती थी। अब क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है? कितना आसान हो चुका है ये? बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल बदल गया है। पहले आपको क्योंकि फॉर्म 13 जब सबमिट करते थे तो नए एम्प्लॉयर को देना होता था, तो ना तो नए एम्प्लॉयर क्योंकि उसने कंट्रीब्यूशन किया नहीं होता था और पुराना एम्प्लॉयर जिम्मेदारी लेता नहीं था, तो बहुत डिफिकल्ट था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको बिना एम्प्लॉयर के मदद के आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे विड्रॉल की बात हो, चाहे आपको ट्रांसफ़र की बात हो, या आपको पार्शियल विड्रॉ करना है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि मिनिमम 3 साल की मेंबरशिप के बाद आप एलिजिबल हैं पार्शियल विड्रॉल के लिए। अगर किसी वजह से आपके मतलब घर में किसी डिपेंडेंट की मैरिज है, खुद की मैरिज है, या खुद या डिपेंडेंट किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस है, या कोई घर का लोन चुकाना है या घर लेना है, ऐसी स्थिति में आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं जो कंपोजिट फॉर्म है वो भरकर आप ये सुविधा ले सकते हैं। तो ये अब काफ़ी आसान हो गया है, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप ये सब करने के लिए प्लस अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना हो वो तो आप SMS के जरिए भी कर सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, काफ़ी आसान हो गया है अब। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा जो है आसानी हो चुकी है। एक SMS के जरिए जो है आपको आपके बैलेंस की भी पूरी जानकारी मिल जाती है। खैर, एक सवाल और शामिल करते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है। पंकज जी, अजय कुमार जैन हमें लिखते हैं, इनकी उम्र 55 साल है और पेशे से ये सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार ही इनकी सैलरी से PF भी काटती है और पिछले साल इन्होंने NPS का खाता भी खोला है। तो क्या NPS की रकम के लिए ATC, ATCCD का लाभ इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, 80C के तहत आपके 1.5 लाख की लिमिट होती है डिडक्शन की। अगर आपका EPF का कंट्रीब्यूशन जो है, जो PF का कंट्रीब्यूशन है वो और प्लस दूसरे कोई निवेश मिलाकर आपका 1.5 लाख ऑलरेडी हो रहा है तो 80C की लिमिट तो आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन 80CCD 1B के तहत आपको 50,000 रुपये एडिशनल डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो अगर आपका 1.5 लाख कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए आप सिर्फ EPF में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो आपका NPS कंट्रीब्यूशन होता है वो 80CCD के तहत, 80CCD के तहत भी आपको उसमें छूट मिलती है 1.5 लाख के अंदर। बट अगर 1.5 लाख पहले से ही आपका पूरा हो गया 80C के तहत तो 50,000 की अलग से आप 80CCD 1B के तहत उसका लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। 80C के तहत 1.5 लाख और 50,000 अलग से 80CCD 1B जो आप NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके तहत आपको छूट मिल सकती है। बिल्कुल, तो 2 लाख रुपए की छूट तक का फायदा जो है वो अजय जी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को PF और PPF से जुड़ी तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज के लिए मनी गुरु में इतना ही।